अंततः अब वो वक्त आ गया जब आप शेर की तरीके से दहाड़ सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं, जीवन में यदि आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। बड़े फैसलों के साथ ही कहीं ना कहीं एक बड़ा डर भी आता है। जो इस डर को जीत लेता है वही अपनी विजय सुनिश्चित करता है। अप्रैल माह बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल माह में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूं तो आज 29 मार्च से ही ये परिवर्तन शुरू हो चुका है। इस समय में आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, जो डिसीजंस आप करेंगे, दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे दिखाई देने की संभावना है यदि आप सही डायरेक्शन में चले जाते हैं तो। एस्ट्रोलॉजी यही है। एस्ट्रोलॉजी किसी का भी वक्त नहीं बदल सकती, सिर्फ आपको डायरेक्शन प्रदान कर सकती है कि कब आपको किन चीजों में ज्यादा प्रयास करना है ताकि आप अपने भविष्य को सफल और सुखद बना सकें। तो अप्रैल माह हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों के लिए किस तरह से रहने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 5 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। केतु महाराज आपकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में गोचरस्थ हैं। राहु मंगल बुध ये आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं सूर्य शनि और मंगल महाराज 2 तारीख को यहां पर ट्रांजिट कर जाएंगे, इसलिए मंगल यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मंगल महाराज सूर्य शनि के साथ में युति बनाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे और ट्रांजिट करके आपके भाग्य भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। यहां पर शुक्र के साथ में युति बनाएंगे। शुक्र महाराज 19 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे और आपके दशम भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में। गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चारों बड़े प्लैनेट राहु केतु ये दोनों सदैव वक्री रहते हैं। बाकी कोई भी प्लैनेट यदि देखा जाए इस समय रेस्ट ऑफ 7 कोई भी प्लैनेट वक्री स्थिति में नहीं है। 4 प्लैनेट बड़े बड़े वो स्वयं के अपने नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। ये टाइम जो है, देखिए जब प्लैनेट कोई वक्री होता है ना तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कुछ दूसरे तरह से पड़ता है। लेकिन इस समय ये जो मौका है, ये जो दौर चल रहा है, इस समय सारे प्लैनेट मार्गी स्थिति में हैं और अपने अपने रिजल्ट देने के लिए स्वतंत्र हैं। सूर्य देव आपके लग्नेश होते हैं। यदि आपकी लग्न सिंह है या फिर आपकी राशि सिंह है तो सूर्य देव कहीं ना कहीं आपके लग्नेश और राशिएश बनते हैं। 29 मार्च 2026 से सबसे पहला जो परिवर्तन आज के दिन से हो रहा है वो इस चीज का हो रहा है कि केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। यदि आपकी लग्न सिंह है तो इसका मतलब कि आपका लग्न का स्वामी मघा नक्षत्र में है, और यदि आपकी राशि सिंह है तो आपका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जब केतु ने मघा नक्षत्र में गोचर किया तो इन्होंने चौथे चरण से प्रवेश किया। केतु के बारे में मैं आपको वीडियो पहले दे चुका हूं। ये आगामी 2 माह पूरा अप्रैल और मई यहां पर केतु का चौथा चरण काम करेगा। केतु का जो चौथा चरण होता है ये सत्ता दिखाता है, ये जो है ये पद दिखाता है, राज सिंहासन को दिखाता है। तो 29 मार्च 2026 को केतु देव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होने वाला है, जो अभी तक राहु मंगल और केतु का अंगारक योग बना हुआ था, ये अंगारक योग 2 अप्रैल को भंग हो जाएगा। ये आपके लिए दूसरी खुशखबरी है। राहु देव आपकी पत्रिका में आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में जो राहु मंगल बुध के साथ में बैठे हुए हैं, ये यहां से ट्रांजिट करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। यहां पर सूर्य शनि और मंगल मतलब राजा
सेवक और सेनापति तीनों एक साथ विराजित रहेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को यहां से ट्रांजिट कर जाएंगे। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन, यदि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, यदि आप इंजीनियरिंग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यदि आप कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप पुलिस विभाग में हैं, यदि आप सेना से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यदि गुप्तचर संस्थाओं से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उत्खनन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा डेफिनेटली। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा वो 11 अप्रैल 2026 के दिन होगा, जबकि बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये बुध महाराज जो हैं, यह भी देखिए 11 अप्रैल तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल के निकलने के बाद में यहाँ पे राहु और बुध का योग बनेगा, जिसको कि जड़त्व दोष कहा जाता है। बुद्धि थोड़ी सी किम कर्तव्यम विमूढ़ हो सकती है, क्या किया जाए या बहुत कुछ कर लिया जाए। मतलब एक चीज होती है ना कि आदमी थोड़ा सा ये डाउटफुल कंडीशन में हो जाता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थितियां कुछ आपको 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बीच में देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि राहुदेव भ्रम और इल्यूजन के कारक तो हैं ही। बुध यहां पर आ जाएंगे तो शनि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन यहां पर बनेगा। साथ ही साथ ये जो मैंने ऊपर जो प्रोफेशन बताए हैं, इसके अलावा यदि आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको जिनको आप कह सकते हैं कि ऐसे सोर्सेज जहां से कि आपको रिटर्न की उम्मीद नहीं थी, है ना, मतलब आप कुछ चीजों को भूल गए थे, कुछ ऐसे कागज, कुछ ऐसे पेपर्स या कुछ ऐसा पैसा जिन्हें आप भूल गए थे, या फिर आप उस चीज को अब आपने ये सोच लिया था कि अब ये चीज मेरे हाथ में दोबारा नहीं आएगी, वो चीज इस दौरान आपको मिलकर आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। 14 अप्रैल को सूर्य महाराज यहां से ट्रांजिट करेंगे लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर। जैसा मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि कहीं ना कहीं शुभ नहीं होता, लेकिन ये सूर्य महाराज जो है ये आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, और केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में अर्थात भाग्य भाव में गोचर करना शुरू करेंगे 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का। यहां आपको लग्नेश का भाग्य भाव में गोचर करना, यदि सूर्य आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है तो यकीन मानिए कि ये आपके दहाड़ने का वक्त आ चुका है। ये वक्त ऐसा वक्त है जिसके कि आप अपनी आवाज को पूरी दुनिया को सुना सकते हैं कि हाँ मैं हूं, ठीक है। तो ये 9th हाउस में जब सूर्य यहां पर आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपके पिता का सहयोग मिलेगा, आपको भाग्य के द्वारा। देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं जब आप 100% एफर्ट डालने के बावजूद भी सफलता आपको उस लेवल की नहीं मिलती, क्योंकि भाग्य का सहयोग नहीं होता उसमें। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का ये जो फेज चलेगा, यदि आपकी दशा अंतरदशा बढ़िया प्लेनेट की चल रही ना, आपके फेवरेबल प्लेनेट की चल रही है, आप यकीन मानकर चलिएगा कि भाग्य का अप्रतिम सहयोग आपको यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। दूरस्थ यात्राएं आप कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ धार्मिक यात्रा भी आपकी हो जाए, जिनमें से कि संभवतः पहाड़ों की यात्रा होना यहां पर मुझे दिखाई देता है। कहीं किसी हिल स्टेशन पर कोई मंदिर में किसी देवी के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं, यहां पर मुझे ऐसे योग बनते हुए जरूर दिखाई देते हैं। शुक्र महाराज जो कि आपकी पत्रिका में 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही 10th भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र महाराज 19 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए 10th भाव का पराक्रम का स्वामी वर्तमान में सूर्य के साथ में जाकर बैठेंगे 14 अप्रैल से। सूर्य के साथ में जो भी कोई प्लेनेट आता है वो अस्त हो जाता है, जब अस्त होता है तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। हाँ, शनिदेव 12 अप्रैल 2026 को जो अस्त पोजीशन में थे वो उदित पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब जो आपके ऊपर जो ढैया चल रही है
उसका थोड़ा बहुत प्रभाव अब आपको वापस दोबारा से दिखना शुरू हो जाएगा। जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ समय के लिए आपको शनि की ढैया से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के साथ बैठता है तो वो अस्त हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा जो है कि मधुरता बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। 19 अप्रैल 2026 को जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्म क्षेत्र का स्वामी कर्म क्षेत्र में ही गोचर करेगा, लग्न का स्वामी भाग्य भाव में जाकर बैठा हुआ है, तो अब क्या चाहिए आपको? बड़े फैसले लेने का वक्त है। वक्त आपका इंतजार कर रहा है। भाग्य आपके सहयोग में है, प्लैनेट्स आपके पूरी तरीके से सहयोग में है। गुरु बृहस्पति जो है ये यहां पर अब मार्गी स्थिति में है, अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगी। निश्चित तौर पर गुरु कैसा भी हो, इसकी दृष्टियों में अमृत होता है। जहां बैठेगा वहां स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत जरूर लागू होता है, लेकिन जहां जहां गुरु की दृष्टियां जाती हैं वहां वहां ये आपके लिए बेटर करने का ही प्रयास करते हैं। तो पांचवी दृष्टि आपके डिसीजन मेकिंग के भाव पर पड़ेगी। निर्णय आपके बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है। अब आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान वाले भाव पर पड़ रही है, आपकी एजुकेशन वाले भाव पर पड़ रही है, आपके लव रिलेशन वाले भाव पर पड़ रही है। यदि कहीं से आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अब दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैंने कहा ना कि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति ये 11 अप्रैल तक आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। इसके पश्चात आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा कि नहीं, मुझे अब यहां एडमिशन लेना है या फिर मुझे यहां जाना है पढ़ाई के लिए। स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, सोच समझ के डील कीजिएगा। प्रैक्टिकली भी बात की जाए तो मार्केट बहुत वोलाटाइल है, वर्ल्ड लेवल की स्थिति बहुत खराब है। यदि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, पूरी रिसर्च के बाद में बुध आपको सपोर्ट करेगा। अष्टम भाव में जब बुध आकर बैठेंगे 11 अप्रैल से, ये आपको, लेकिन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा चीजों को, तत्पश्चात ये आपको लाभ देंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लानिंग आप बना सकते हैं। डेफिनेटली हिल स्टेशन पर तीर्थ की यात्रा आप करेंगे। यहां पर किसी ना किसी, आप किसी भी हिल स्टेशन पर जाएं, आप किसी मंदिर की यात्रा जरूर करने जाइएगा और आप जाएंगे। मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि आप जाएंगे। देखिए, मैं आपको यहां पर वो रेमेडीज भी देता हूं, नॉर्मल वे में देता हूं, जिसको कि बताने के लोग बाग चार्ज करते हैं। पत्रिका देखते समय वो आपको वो रेमेडी बताते हैं। मैं आपको इन वीडियोस में ही वो रेमेडीज प्रोवाइड करा देता हूं। जैसे मैंने मघा नक्षत्र के लिए कहा है, कोई भी प्लेनेट मघा में बैठा हुआ है जाकर, सिर्फ केतु ही नहीं, केतु तो 5 दिसंबर तक यहां रहेंगे। आपके नेटल चार्ट में जो भी कोई प्लेनेट मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, वो आपको शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा जब तक कि आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करते। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप आप आज से शुरू कर दीजिए। 29 मार्च इस मंत्र को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। इस मंत्र को शुरू कीजिए। और जो प्लेनेट, यदि कोई नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 दिसंबर तक तो कीजिए ही कीजिए। और अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो फिर उस प्लैनेट से रिलेटेड बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको हमेशा के लिए ये नियम बना लेना चाहिए कि ओम पितृदेवताभ्यो नमः। साथ ही साथ यदि अमावस्या तो अमावस्या, यदि आप अपने पितरों के निमित्त कुछ भी निकालते हैं, खाद्य पदार्थ, कुछ भी भोजन, मीठा, कुछ भी आप उससे निकालते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी गाय या कुत्ते को फीड करते हैं, निसंदेह आपको पितृकृपा प्राप्त होती है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब चार्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होता है, सब कुछ सारी चीजें अच्छी होती हैं, उसके बावजूद भी आदमी ये कहता है कि मैं बहुत हैरान परेशान हूं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पितृ रूठे हुए होते हैं।
जिस दिन आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, आपके रुके हुए काम कब कैसे गति पकड़ लेंगे, कब कहां आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, कौन व्यक्ति आपसे टकरा जाएगा, कौन व्यक्ति आपको उठा ले जाएगा, ये सारी चीजें पितरों पर निर्भर करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।